तो बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th हिंदी आरोह भाग 1 काव्यखंड का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है घर की याद और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो चलिए शुरू करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन परिचय से। इनका जन्म सन 1913 में हुआ। कौन से गांव में हुआ? तो टिंगरिया गांव में हुआ, जो कि होशंगाबाद जिले में आता है और होशंगाबाद मध्य प्रदेश में आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नामम आदि। प्रमुख सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ये सम्मान है साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1985 में हुई। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। मतलब इनका जो लेखन था वह सरल और सहज था। उनका जो जीवन था वो भी सरल और सहज था। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में निज कवियों की सक्रिय भागीदारी थी। उनमें ये प्रमुख है, मतलब बता रहे हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। भवानी प्रसाद की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है, और जो इनकी जो कविता है वह कैसे सहज लय को लिए हुए है। इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे से जुड़ा है या चरखे की लय से जुड़ा है। मतलब इस कविता का जो संबंध है वो किससे है? जो गांधी जी चरखा चलाते थे उस चरखा की लय से है। इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। यही कारण है कि इन्हें कविता का गांधी कहा जाता है, यह उपनाम दिया जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं, और भवानी प्रसाद मिश्र की कविता लिखने का सबसे बड़ा कौशल है कि वो जिस विषय को भी लेते हैं उसको घरेलू ही बना लेते हैं, घर जैसा ही बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर, दिखती पहाड़ी की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती हैं। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक ना होकर सृजनात्मक है, निर्माण करने वाला है। और भी बताया जाता है भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में। भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो कविता है सहजता तो लिए हुए है, साथ में इनकी कविता में लोग के जो अधिक करीब लोग हैं उनकी भी अभिव्यक्ति यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीयस्वर इनकी कविता में देखने को मिलता है। प्रौढ़ प्रेम की जो कविताएं हैं वो भी इन्होंने लिखी हैं, जिसमें उद्यम संगारिता की बजाय सहजीवन की सुख दुख और प्रेम की जो व्यंजना है वो व्यक्त की गई है। और नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग क्षोभ तो है ही, साथ में प्रतिक्रिया परख न होकर निर्माण के रूप में है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति भी प्रदान की है। अब चलते हैं हम कविता की ओर। घर की याद इनकी कविता है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, निज घर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन बाप आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर की घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी माँ कि किसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, पिताजी उन जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं,
जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लजरता। आगे बताते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर से में तिर रहा है। चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीकी ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा वस है, इसी वस से सब विरस है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो तुम शौक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन 1.5 मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। है सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। यहाँ पर सारांश के रूप में हम पूरी कविता का अर्थ देखते हैं। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। मतलब जब हम घर पर रहते हैं तो हमारे साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, और जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो हम उन घटनाओं को कैसे याद करते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है, मतलब दुख देती है, क्योंकि इनको क्या है, जेल जाना पड़ता है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है, वही यहाँ पर बताई है। कवि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जेल में बंद हैं। उस समय आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, इस कारण से इन्हें जेल जाना पड़ा। बरसात के दिनों में कवि अपने घर परिवार को याद करता है, और ये सही है कि जब भी बरसात का समय आता है तो हमारी जो पुरानी स्मृतियाँ होती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। तो यहाँ पर ये घटना कवि के साथ भी घटती है। उसे खुशियों में भरे अपने घर की याद आती है। कवि के 4 भाई और 4 बहनें, जिनसे पूरा परिवार भरा पूरा लगता है।
एक विवाहित बहन है जो मायके आई हुई है, क्योंकि सावन के महीने में हर बेटी अपने माँ बाप के घर आती है, चाहे वो बूढ़ी हो, बच्ची हो, नई हो, जिसकी भी शादी होती वो अपने मायके सावन के महीने में आती ही हैं। परिवार के सभी सदस्य आपस में बंद कभी अपने शोकाकुल परिवार को बारे में सोचकर दुखी है, कभी को अपनी माँ की याद आ रही है जो अनपढ़ होने के कारण पत्र नहीं लिख सकती। मतलब इसकी जो माँ है वह पढ़ी लिखी नहीं है, इस कारण से वो अपने बेटे को पत्र भी नहीं लिख पाती है। वे अपने पिता को भी याद करते हैं जो बूढ़े होने के बाद भी मन में युवा हैं, मतलब मन से युवा हैं, जवानी है उनके अंदर। मौत भी उन्हें डरा नहीं सकती। उनके पिता धार्मिक हैं जो नियमित रूप से गीता का पाठ करते रहते हैं। अपने बेटी की याद करके उनकी आंखें नम हो जाती हैं, मतलब उन्हें अपने बेटी की याद आती है। कभी अपने पिता को याद करके भावुक हो उठता है। कभी पिता के पांचवें बेटे हैं जो कवि है, ये अपने पिता के 5वें नंबर के बेटे हैं, जिस पर उनके पिता को नाज था, लेकिन दुर्भाग्यवश कवि जेल में बंद है। ऐसे कठिन समय में कवि की माँ ही है जो पिताजी को ढाढ़स बंधा रही है, धैर्य दे रही होंगी। कवि के माता पिता दोनों देशभक्ति की भावना से प्रेरित हैं। उनकी माँ कहती है कि यदि वह ऐसा ना करता तो हमें लज्जित होना पड़ता। उसने सही किया जो जेल चला गया देशभक्ति के कारण। उनके पिता भी इस परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोते हैं, वो धैर्य बांधे हुए हैं। जेल में बंद कवि सावन से आग्रह करते हैं कि वो उनके परिवार तक उनकी सलामती का संदेश पहुंचा दें। यहाँ पर क्या है, सावन से, यहाँ पर सावन के माध्यम से कवि अपने संदेश को अपने परिवार वालों की ओर भेजता है। उनके परिवार को उनकी दुखी होने की बात का पता ना चले कि उनके पुत्र की आंखों में आंसू हैं। जेल में उन्हें नींद आती है तथा घर से बिछड़ने का वियोग उनके मन को व्यथित करता है, लेकिन वे अपने पिता को अपनी वास्तविक स्थिति बताकर दुखी नहीं करना चाहते हैं। कवि सावन से कहते हैं कि वह उनके पिता को उनके आनंद का समाचार दे, जिससे कि उन्हें कवि की चिंता ना हो, वो दुखी ना हो। यही इस कविता में बताया गया है। अब आते हैं प्रश्न पर कविता के साथ। अभी हम पहले प्रश्न देखें कविता के साथ, तो उसमें से एक प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? तो इसका उत्तर है, पानी का गिरना अर्थात बारिश का होना और मन को प्रफुल्लित कर देता है। साथ ही बारिश के कारण किसी अपने से मिलने की तीव्र इच्छा होती है। प्राण मन के घिरने का आशय है मन से उदास होना। कवि जेल में अपनों को याद करके उदास हो जाता है तथा बारिश होने से उसके घर से अलग होने का जो दुख है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? तो यहाँ पर विवाह के बाद जब लड़कियां मायके आती हैं तो अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन कवि की बहन इस बार जब मायके आई तो कवि को घर में ना पाकर बहुत दुखी हुई। कवि जेल में बंद थे, जिसके कारण घर में शोक का माहौल था। इसलिए कवि ने मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर अर्थात कष्ट या दुख का घर कहा है। अगला प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? तो कवि ने पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा है। वृद्धावस्था आने के बाद भी उनके हृदय में युवकों जैसा उत्साह और साहस भरा था। शरीर से वे इतने स्वस्थ थे कि अब भी लंबी दौड़ लगा लेते थे। उनके चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहती थी। उनकी वाणी में बादल जैसी गर्जन थी। वे मौत से भी नहीं डरते थे। वे एक सच्चे देशभक्त और बहादुर व्यक्ति थे और वे भावुक व्यक्ति भी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। प्रस्तुत पंक्तियों में बस का प्रयोग 4 बार किया गया है। बस शब्द 4 बार आया है। घर नहीं हूँ बस यही है, यहाँ बस का अर्थ है केवल, अर्थात इतनी सी बात है। घर में नहीं हूँ, जेल में हूँ, इतनी सी ही बात है। किंतु यह बस बड़ा बस है, यहाँ पहली बार बस का प्रयोग मजबूरी के लिए आया है और दूसरी बार
बस का प्रयोग कारण के लिए किया गया है। इसी बस से सब विरह से यहाँ बस का प्रयोग नीरसता का भाव प्रकट करने के लिए किया गया है। सब कुछ होने के बाद भी बस अपनों का साथ नहीं है। इस प्रकार कवि ने अलग अलग भावों को व्यक्त करने के लिए बस बस शब्द का 4 बार प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनस्थिति को अपने प्रियजनों से छिपाना चाहता है। तो कविता की अंतिम 12 पंक्तियों में जेल में बंद कवि की मनोव्यथा व्यक्त करती है, मतलब वो कैसी भावों को यहाँ पर उजागर कर रहा है। उन भावों को सावन कहीं उनके परिवार वालों से न कह दे, वह यही मनोदशा यहाँ पर व्यक्त करती है। कवि अपने परिवार से दूर होने के दुख में व्याकुल है। उन्हें नींद आती और उन्हें अकेले रहना पसंद है। अपने प्रियजनों की याद में खोए खोए से रहते हैं। वे अपने पिता को भी अपनी वास्तविक स्थिति बताकर दुखी नहीं करना चाहते। वे ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे उनके परिवार वालों को इस सच्चाई का पता चले। अगला प्रश्न है, कविता के आसपास से ऐसी 5 रचनाओं का संकलन कीजिए जिनमें प्रकृति के उपादानों की कल्पना संदेशवाहक के रूप में की गई है। तो यहाँ पर है बादल राग, मेघाए, बंठन के मेघदूत, आ धरती कितनी देती है, जूही की कली, पवन। अगला प्रश्न है, घर से अलग होकर आप घर को किस तरह से याद करते हैं, लिखें। घर से अलग होकर हमें घर वालों की बहुत याद आती है। माँ के हाथों का बना खाना याद आता है, पिता की प्यार भरी डांट याद आती है, दादी का दुलार याद आता है, भाई बहनों का प्यार, ये सब बहुत याद आता है। घर में प्रियजनों के साथ बिताए हर क्षण याद आते हैं और हम उनका हालचाल जानने के लिए बेसब्र भी रहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।